हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स है जैसे सीएसई, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इन सब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया इनेक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 in order to comply with the obligation to which one of the following international organizations। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया ने जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 क्यों बनाया था और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए बनाया था। पहले मैं आपको बता दूं जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट को उसकी स्पेसिफिक जोग्राफिकल जगह से जोड़कर प्रोटेक्शन देना, जैसे दार्जिलिंग टी, कांजीवरम सिल्क, बनारसी साड़ी। इंटरनेशनल लेवल पर जब कंट्रीज़ एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होती हैं तो उन्हें कुछ रूल्स और एग्रीमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिया भी एक ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए उसे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाना ज़रूरी था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस देकर पूछा गया है कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके रूल्स के चलते इंडिया को जीआई एक्ट बनाना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि मेंबर कंट्रीज़ को जोग्राफिकल इंडिकेशन को लीगल प्रोटेक्शन देनी होगी। इसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने जीआई एक्ट 1999 पास किया। इसका अगर हम पहला ऑप्शन देखें जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका फोकस लेबर राइट, वर्किंग कंडीशन, मिनिमम वेजेस, चाइल्ड लेबर जैसे इश्यूज पर होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है IMF। IMF का काम होता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। और थर्ड ऑप्शन दिया है UNCTAD। तो ये ट्रेड और डेवलपमेंट इशू पे काम करता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा समटाइम्स अपीयर इन अ न्यूज़ विथ रेफरेंस टू। देखिए, दोहा एक जगह का नाम है कतर में, जहां एक मेजर इंटरनेशनल नेगोशिएशन राउंड स्टार्ट हुआ था। ये नेगोशिएशन ग्लोबल ट्रेड रूल से रिलेटेड था, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लॉन्च हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है WTO, क्योंकि WTO ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स हैंडल करता है। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो पहला दिया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज का पॉलिसी थिंक टैंक है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, रिपोर्ट और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामा 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम नामा को समझते हैं। नामा का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। ये टर्म इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन से रिलेटेड है, जहां कंट्रीज इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ कम या ज़्यादा करने पर बात करती है। नामा 11 एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ट्रेड रूल्स पर अपना कॉमन स्टैंड रखता है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी ट्रेड नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है WTO। WTO ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन हैंडल करता है। नामा 11 ग्रुप WTO के अंदर दोहा राउंड नेगोशिएशन में एक्टिव रहा है, जहां नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के मार्केट एक्सेस पर बात होती है। इसका पहला ऑप्शन दिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप है जो न्यूक्लियर मटेरियल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन को रोकना और ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंश्योर करना होता है। दूसरा दिया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका फोकस पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर्स पर होता है। तीसरा दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस हेड्स के बीच इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। डेवोस समिट इसका सबसे पॉपुलर इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर WTO मिशन।
पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन इट्स ट्रेड एक्टिविटीज़। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। WTO टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड करता है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड में असिस्ट करना WTO के मिशन का एक हिस्सा है। तो देखिए, ये तो WTO के मिशन में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, सेट रूल्स फॉर ट्रेड पॉलिसी। तो WTO का कोर फंक्शन ही ये है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाए और इम्प्लीमेंट करें। टैरिफ, सब्सिडीज, एंटी डंपिंग, सर्विसेज ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एरियाज में WTO बाइंडिंग रूल सेट करता है। इसलिए ट्रेड पॉलिसी के रूल्स बनाना WTO का फंडामेंटल मिशन है। तीसरा इसमें दिया है, रेगुलेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मार्केट। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना WTO का काम नहीं है। ये रोल IMF और वर्ल्ड बैंक का होता है। WTO सिर्फ ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक लिमिटेड है। फाइनेंस और कैपिटल मार्केट उसके स्कोप से बाहर है। तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। मैडम, लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, प्रोटेक्ट स्मॉल एंड वीकर कंट्रीज फ्रॉम लार्जर मोर पावरफुल वंस। तो WTO का रूल बेस्ड सिस्टम इंश्योर करता है कि स्मॉल और वीकर कंट्रीज भी इक्वल फुटिंग पर ट्रेड डिस्प्यूट रेस कर सकें। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू पावरफुल कंट्रीज भी रूल्स तोड़ने पर अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए वीकर कंट्रीज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन देना WTO के मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला इसमें ऑप्शन दिया है डनकेल ट्रीटी। तो ये एक्चुअली उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन का ड्राफ्ट एग्रीमेंट था जिससे आर्थर डनकेल ने प्रिपेयर किया था। इसी ड्राफ्ट के बेस पर WTO का फाइनल स्ट्रक्चर और एग्रीमेंट्स बनाए गए। इसलिए डनकेल ट्रीटी का डायरेक्ट कनेक्शन WTO के फॉर्मेशन से है। दूसरा दिया है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब होता है गिव एंड टेक प्रिंसिपल, जिसमें कंट्रीज ट्रेड कंसेशन एक्सचेंज करती हैं। WTO नेगोशिएशंस में टैरिफ रिडक्शन और मार्केट एक्सेस रेसिप्रोकल बेसिस पर होता है, स्पेशली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। इसलिए रेसिप्रोसिटी WTO के कोर नेगोशिएशन प्रिंसिपल का हिस्सा है। तीसरा दिया है ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, ये तीनों ही WTO के मेजर एग्रीमेंट्स हैं। ट्रिप्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रिम्स इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ये एग्रीमेंट उरुग्वे राउंड के बाद WTO फ्रेमवर्क के अंदर इन्फोर्स किए गए। लास्ट दिया है OECD एंड NIEO, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक पॉलिसी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज पर फोकस करता है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिमांड थी जो डेवलपिंग कंट्रीज ने 1970s में रेस की थी। ये दोनों कंसेप्ट ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस और डेवलपमेंट जस्टिस से रिलेटेड है, ना कि WTO के ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय। अब तो आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रिप्स क्या है, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। ये एक ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है जिसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के रूल्स दिए गए हैं। अब यहाँ एक कीवर्ड है ट्रेड रिलेटेड, जो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ये एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का पार्ट है, ना कि जर्नल डेवलपमेंट या फाइनेंस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज़। ये टर्म्स आमतौर पर एग्रीकल्चर सब्सिडीज को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। ग्लोबल लेवल पर एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का रेगुलेशन सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है, जहां कंट्रीज नेगोशिएट करती है कि कौन सी सब्सिडी अलाउड होगी और कौन सी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होगी। तो वो है WTO। WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर सब्सिडीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अम्बर बॉक्स ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ होती है, ब्लू बॉक्स लिमिटेड डिस्टॉर्शन के साथ अलाउड होती है और ग्रीन बॉक्स मिनिमली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है। और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ WTO नेगोशिएशंस और डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें सार्क अफेयर्स।
तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक रीजनल कोऑपरेशन फोरम है जो साउथ एशिया कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन प्रमोट करता है। तीसरा इसमें दिया है UNFCCC अफेयर्स, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फोकस क्लाइमेट चेंज, एमिशन रिडक्शन और क्लाइमेट फाइनेंस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। देखिए WTO एक ग्लोबल ट्रेड बॉडी है जिसमें मेंबर कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स फॉलो करने होते हैं। ज़्यादातर मेजर इकोनॉमीज WTO के मेंबर हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज आज भी मेंबर नहीं है। अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो सबसे पहला दिया है जापान। तो जापान WTO का फाउंडिंग मेंबर है 1995 से। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है चाइना। तो चाइना ने 2001 में WTO ज्वाइन किया था। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है ईरान। तो ईरान ने WTO मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज, सैंक्शंस और ऑब्जेक्शन की वजह से ये अभी तक मेंबर नहीं बन पाया है। और भी ऐसी कंट्रीज है जैसे इराक, अल्जीरिया, इथियोपिया, सूडान, सीरिया। तो जो भी कंट्रीज जहाँ कन्फ्लिक्ट, सैंक्शंस और इंस्टेबिलिटी होती है, ऐसी कंट्रीज मोस्टली मेंबर्स नहीं होती हैं। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है रशिया। तो रशिया ने भी 2012 में WTO ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसके रिगार्डिंग बात की थी, तो हमें पता तो है कि ये WTO से रिलेटेड टर्म है। अभी थोड़ा हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। देखिए WTO के अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज और मार्केट एक्सेस को रेगुलेट करता है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी यानी SPS एग्रीमेंट फूड सेफ्टी और प्लांट एनिमल हेल्थ मेजर्स को ट्रेड रूल्स के साथ बैलेंस करता है। और पीस क्लॉज डेवलपिंग कंट्रीज को पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर टेम्पोररी प्रोटेक्शन देता है। तो ये सारे ही टर्म्स WTO अफेयर से रिलेटेड हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फोकस फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रिसर्च पर होता है। FAO टेक्निकल गाइडेंस और डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स या सब्सिडी लिमिट्स इन्फोर्स नहीं करता। दूसरा दिया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एडाप्टेशन, मिटिगेशन पर काम करता है। लास्ट दिया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT एब्जॉर्ब्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT पहले सिर्फ एक एग्रीमेंट बेस्ड सिस्टम था जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता था, लेकिन उसके पास परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। उरुग्वे राउंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग रूल बेस्ड और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई। इसी प्रोसेस के थ्रू WTO का फॉर्मेशन हुआ और GATT उसमें एब्जॉर्ब हो गया। और ये सब हुआ था 1995 में। इसी दिन GATT सिस्टम को WTO फ्रेमवर्क के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। WTO के आने के बाद ट्रेड रूल्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट और एग्रीमेंट्स एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1991। तो इसमें उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन WTO ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। इस साल सिर्फ ट्रेड टॉक्स और ड्राफ्ट फ्रेमवर्क्स पर काम हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन लॉन्च फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो इस क्वेश्चन का कोर थीम है बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और उसमें दिया गया फूड सिक्योरिटी रिलेटेड रिलीफ। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज स्केल पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, MSP पर प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रॉब्लम ये थी कि WTO के एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर के सब्सिडी लिमिट्स के अंदर ये प्रोग्राम्स वॉयलेशन माने जा सकते थे। बाली कॉन्फ्रेंस में इसी इशू पर टेम्पररी प्रोटेक्शन दी गई थी। पहला इसका स्टेटमेंट दिया फॉर एवर विदाउट एनी पेनल्टी अंडर WTO रूल्स। तो देखिए WTO ने कभी ये नहीं कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा के लिए सब्सिडीज लिमिट्स इग्नोर कर सकती है। प्रोटेक्शन कंडीशनल और टेम्पररी नेचर की थी। तो इसमें फॉर एवर वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया है टिल एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज डेवलप्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, बाली मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग कंट्रीज को पीस क्लॉज दिया गया।
इसके अंदर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर WTO डिस्प्यूट एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक एक परमानेंट या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डेवलप नहीं हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन में दिया है ओनली इफ सब्सिडी कंपोनेंट इज लेस देन 10%। तो 10% लिमिट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के डी मिनिमस रूल से रिलेटेड है। पीस क्लॉज स्पेशली उन केसेस के लिए लाया गया था जहां सब्सिडीज लिमिट 10% क्रॉस कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मेंशन्ड इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली। ये 2010 की न्यूज़ की बात हो रही है। इसका करेक्ट आंसर है WTO। WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म पर डिस्कशन होती रही है। SSM डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये राइट देता है कि अगर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स अचानक बढ़ जाएं या प्राइसेस गिर जाएं तो वो टेम्पररी सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगा सकें। इंडिया जैसे कंट्रीज़ इस प्रोविज़न के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स रहे हैं और ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये फार्मर्स को सडन फॉरेन कंपटीशन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज रिगार्ड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज रेफरेंस पॉइंट फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज WTO कोलाबोरेट विथ। पहला ऑप्शन दिया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इस क्वेश्चन का फोकस है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पर। जब कंट्रीज़ के बीच फूड सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड या सैनिटरी मेजर्स पर ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो WTO को किसी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंटिफिक स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि WTO किस बॉडी के स्टैंडर्ड को फूड सेफ्टी डिस्प्यूट में बेंचमार्क के रूप में यूज़ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये कमीशन FAO और WHO के जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में काम करती है। ये बॉडी इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करती है। WTO के SPS एग्रीमेंट के अंदर फूड सेफ्टी डिस्प्यूट्स के लिए कोडेक्स स्टैंडर्ड को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर WTO रिजाइम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि अगर एक कंट्री किसी एक मेंबर कंट्री को कोई ट्रेड बेनिफिट जैसे लोअर टैरिफ देती है तो वो बेनिफिट बाकी सब WTO मेंबर कंट्रीज़ को भी देना होगा। इस प्रिंसिपल का कोर एम है फेयरनेस और इक्वलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अनजस्ट फेवर या डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का एसेंस ही नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक WTO कंट्री किसी एक नेशन को टैरिफ कंसेशन, कोटा बेनिफिट या ट्रेड एडवांटेज देती है, उसे सारे WTO मेंबर्स को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करना होता है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट दी है और पूछा है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला दिया है इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। तो पहले हम समझते हैं TFA है क्या। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए TFA यानी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है क्या। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो कस्टम प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करके इंटरनेशनल ट्रेड को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहता है। अब इस एग्रीमेंट में तो सब अच्छा है, इसलिए इंडिया ने नवंबर 2014 में TFA का रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट सबमिट किया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दिया है TFA इज़ अ पार्ट ऑफ WTO बालीज मिनिस्टेरियल पैकेज ऑफ 2013। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बाली मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो कि 2013 में हुई थी, उसी का ही एक मेजर आउटकम था। बाली पैकेज के 3 पिलर थे, ट्रेड फैसिलिटेशन, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। लास्ट स्टेटमेंट दिया इसमें TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एग्रीमेंट फरवरी 2017 में इन्फोर्स हुआ, जब WTO मेंबर्स के रिक्वायर्ड 2/3 रेटिफिकेशन कंप्लीट हो गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेटमेंट दी है और करेक्ट पूछा है। पहली स्टेटमेंट है द WTO डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और हमने कई बार देख लिया है कि WTO का प्राइमरी काम ही है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के ग्लोबल रूल्स बनाए और इम्प्लीमेंट करे।
दूसरी स्टेटमेंट दी है द गोल्स ऑफ WTO इज टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कंडक्ट देयर बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि WTO का ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड को स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। इससे प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को स्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है द WTO विच इज अ सक्सेसर बॉडी ऑफ द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT केम इनटू बीइंग फॉलोइंग द उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमने देखा ही है GATT एक एग्रीमेंट बेस्ड सिस्टम था, कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। उरुग्वे राउंड के बाद एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी की ज़रूरत महसूस हुई जिससे WTO का जन्म 1995 में हुआ, इसलिए WTO को GATT का सक्सेसर बॉडी माना जाता है। लास्ट दिया है द WTO डिस्टेंसेस इटसेल्फ इन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि WTO एक्टिवली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रेड रूल्स फ्रेम करता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट तो हमने देखा ही है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ये WTO के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में से एक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिगार्ड टू WTO मेंबरशिप। पहला दिया है ऑल WTO मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिसीव्ड द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड होता है। इसका मतलब तो मैंने बता दिया था, फिर से बता देती हूँ। WTO मेंबर कंट्री किसी एक कंट्री को कोई ट्रेड बेनिफिट जैसे लोअर टैरिफ देती है तो वही बेनिफिट ऑटोमेटिकली सभी WTO मेंबर्स को मिलता है। इसमें किसी स्पेशल रिक्वेस्ट या नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हर WTO मेंबर को ऑटोमेटिक MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है ओवर 75% ऑफ WTO मेंबर्स आर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड WTO मेंबरशिप अलाउज देम एक्सेस टू डेवलप्ड मार्केट एट लोअर टैरिफ रेट्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि WTO के मेजोरिटी मेंबर्स डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और WTO का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सके। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, टैरिफ रिडक्शन कमिटमेंट्स और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड मार्केट में बेटर एक्सेस मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ। इस क्वेश्चन में इंडिया की मेंबरशिप स्टेटस को टेस्ट किया गया है। कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है और किसका नहीं। अभी हमको ये तो पता है कि WTO का मेंबर है। पहला दिया है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसमें पैसिफिक रिम इकोनॉमीज शामिल है। इंडिया APEC का मेंबर नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। इंडिया ADB का फाउंडिंग मेंबर है और मेजर बोरोअर्स में से एक है। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज का पॉलिसी फोरम है। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर ऑफ WTO आर इन दोहा। तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और दोहा का नाम इसलिए कंफ्यूज करता है क्योंकि हमने पढ़ा था दोहा डेवलपमेंटल राउंड जो 2001 में हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट दी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ WTO। तो WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, WTO की नहीं। यूनाइटेड नेशन की कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और कौन सी नहीं है, इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नैरोबी पैकेज एडॉप्टेड इन द 10th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया है नो सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्री मेंबर्स। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेगोशिएशन में स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक लॉन्ग पेंडिंग इशू रहा है। नैरोबी पैकेज ने SSM को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इस पर
कंसेंसस ना बनने की बात एक्सेप्ट की। इसका मतलब है नो सेफगार्ड मैकेनिज्म का फाइनल डिनायल नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो नैरोबी पैकेज का एक मेजर अचीवमेंट था लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन। इससे लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में इजी एक्सेस मिलता है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल टैरिफ बेनिफिट मिल सके। ये स्टेप लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड दिया है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस। तो नैरोबी पैकेज ने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी के इशू पर डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न को एक्नॉलेज किया। इस इशू पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन पीस क्लॉज कंटिन्यूशन को रीअफर्म किया गया। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल था, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला तो दिया है GATT हैज़ रेगुलेटेड ग्लोबल ट्रेड सिंस 1947। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, टैरिफ कम करना और गुड्स ट्रेड को रेगुलेट करना। दूसरा स्टेटमेंट है GATT वॉज रिप्लेस्ड बाय WTO इन 1995। ये भी हमने देख लिया है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। WTO 1995 में आया और WTO एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, जबकि GATT सिर्फ एक एग्रीमेंट था, इसलिए ये कहना सही है कि WTO ने GATT को रिप्लेस किया। तीसरा दिया है MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल अंडर GATT प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स रीच्ड विथ वन कंट्री शुड बी एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज। ये स्टेटमेंट कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है जो टैरिफ कंसेशन या ट्रेड बेनिफिट एक कंट्री को दिया, वही बेनिफिट बाकी सब WTO मेंबर्स को भी दिया जाए। लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स MFN के एक्सेप्शन होते हैं, उनके बेनिफिट सबको एक्सटेंड करना मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट C MFN को गलत तरह से डिफाइन करता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। WTO कवर्स एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल की कंसर्न ऑफ LDCs यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखिए WTO के अंदर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये दोनों सेक्टर्स इंक्लूड किए गए, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, कई बार पढ़ा है और हमें पता है कि ये है। दूसरा दिया है लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स विथ नेगोशिएशन, ये भी हमने स्टेटमेंट कई बार देखी है और हमें पता है कि ये बिल्कुल सही है। तीसरा दिया इसमें प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंट्रीज हैविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट या लोन देना WTO का काम नहीं है, ये काम IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन करते हैं। WTO सिर्फ ट्रेड रूल्स बनाता और मॉनिटर करता है, पैसे देने का काम नहीं करता। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया डिस्करेजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज एंटी डंपिंग एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये WTO का कोर प्रिंसिपल है। अब इस सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ WTO। पहला दिया है स्टेटमेंट टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स ऑफ मेंबर कंट्रीज टू अराइव एट द ट्रेड एग्रीमेंट्स कवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड। रिपीट की हुई स्टेटमेंट है और हमें पता है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है टू इंश्योर दैट मेंबर कंट्रीज कंडक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एज पर एग्रीमेंट्स एग्रीड अपॉन एंड साइन बाय द मेंबर कंट्रीज। तो WTO का रोल सिर्फ एग्रीमेंट साइन करवाना नहीं, बल्कि ये इंश्योर करना भी है कि मेंबर कंट्रीज उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करें। अगर कोई कंट्री WTO रूल्स का वॉयलेशन करती है, जैसे अनफेयर सब्सिडीज, डंपिंग, ट्रेड बैरियर्स, तो WTO उससे अकाउंटेबल बनाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट एंड सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन एंड अमंग मेंबर कंट्रीज। ये स्टेटमेंट भी कम्प्लीटली करेक्ट है। WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म उसका सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है। जब दो या ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ के बीच ट्रेड डिस्प्यूट होता है, जैसे टैरिफ्स, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, तब WTO न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां लीगल प्रोसेसेस के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3।
इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आईएमएफ के ऊपर होगा। ऐसे ही हम वर्ल्ड बैंक के भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे और मिसलेनियस टॉपिक्स भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।